नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हम 29 मार्च का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ एज इट इज़ ब्रांड न्यू हैंड रिटन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद RJ, ठीक है। यहाँ पे आप जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ने की आदत डालिए, कॉपियाँ भरना बंद कीजिए, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। और हाँ, आपको यदि न्यूज़ डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को शेयर करना दोस्तों, दूसरों के साथ में लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, इससे चैनल की रीच बढ़ती है। तो दोस्तों, हम बिना इधर उधर की बातें किए हुए आते हैं हम आज के न्यूज़ डिस्कशन पे। तो हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है वो है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट है? बुनियादी पशुपालन, मतलब पशुपालन से संबंधित जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट है। इसको केंद्रीय पशुपालन मंत्री के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। यह वार्षिक रूप से जारी की जाती है रिपोर्ट, मतलब प्रतिवर्ष जारी की जाती है। ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ नया किया गया हो, ये हर बार ही जारी की जाती है। लेकिन इस बार कुछ नया किया है, वो किया है हमारे राजस्थान राज्य ने। तो दोस्तों, हमारा प्यारा राजस्थान दुग्ध उत्पादन में और ऊन उत्पादन में दोनों ही क्षेत्रों में देश में पहले स्थान पर आया है। इससे पहले हम दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पर थे, हमसे आगे कौन था? उत्तर प्रदेश था, ठीक है। इस बार हमने सबको पीछे छोड़ते हुए दोनों ही जगहों पर पहले स्थान पर कब्जा किया है। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं दूध उत्पादन की, उसके बाद बात करेंगे ऊन उत्पादन की, ठीक है। तो दूध उत्पादन की यदि हम बात करते हैं तो इस वर्ष राजस्थान ने भारत में उत्पादित होने वाले कुल दूध का 15.5% उत्पादन किया है। मतलब यदि भारत के अंदर इस साल 100 लीटर दूध का उत्पादन हुआ है तो उसमें से राजस्थान ने 15.5 लीटर दूध का उत्पादन अकेले नहीं किया है, ठीक है। अब राजस्थान के बाद और कौन कौन से राज्य जिन्होंने दूध का अच्छा उत्पादन किया है? तो राजस्थान है पहले नंबर पर 15.05% के साथ में। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 14.93% के साथ में। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है 8% लगभग। उसके बाद गुजरात आता है, ये है आपका 7.56, मतलब लगभग 7.5%। और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है भाइयों बहनों। अब ये तो हो गई रिपोर्ट से संबंधित बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे के तथ्यों के बारे में कि राजस्थान में दूध का या डेयरियों का संचालन होता किस तरह से। तो राजस्थान में पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है जिसने दूध का उत्पादन किया है, फिर उसके बाद करेंगे कौन सा कार्यक्रम है जिसके द्वारा डेयरियों का या उनका संचालन किया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन करने वाला जिला है वो है जयपुर। भाई जयपुर तो करेगा ही, सरस डेयरी जो है, ठीक है। और न्यूनतम दूध का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? वो है बाड़मेर। बाड़मेर में रेगिस्तान है। और राजस्थान में जो डेयरी विकास कार्यक्रम है वो किया जाता है सहकारी समितियों के माध्यम से। मतलब राजस्थान में जो डेयरी का विकास किया गया, डेयरी विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो चलाए जाते हैं आपके सहकारी समितियों के माध्यम से, जिसमें राज्य स्तर पर सबसे उच्च जो है, राज्य स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जो राज्य स्तर पर सबसे शीर्ष संस्था है। किसकी? दुग्ध जो है आपके जो डेयरी है उसका विकास कार्यक्रम करने की शीर्ष संस्था है राजस्थान के राज्य स्तर पर, वो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। ये कहाँ स्थित है? ये जयपुर के अंदर स्थित है। तो इस संस्था का नाम तो हमें पता लग गया कि शीर्ष संस्था कौन सी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संस्था के बारे में। तो देखो, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की जो स्थापना है वो होती है 1977 के अंदर, ठीक है। मतलब और एक अधिनियम था, राजस्थान सहकारी समितियां औद्योगिक अधिनियम 1965। इसके तहत में सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। ये किसके में? सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह राज्य में ऑपरेशन फ्लड के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, शीर्ष एजेंसी है। मतलब जो दुग्ध ऑपरेशन फ्लड का मतलब है आपका दूध उत्पादन से संबंधित जो हमने क्रांति है, जैसे कि हमने फसलों के लिए हरित क्रांति लेके आए, उसी लिए दूध के लिए हम क्या लेके आए? ऑपरेशन फ्लड लेके आए। तो जो ऑपरेशन फ्लड है उसके क्रियान्वयन की जो शीर्ष एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, वो कौन सी है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, ठीक है।
अब अपन आते हैं ऊन के उत्पादन पे। तो राजस्थान ने ऊन के उत्पादन में लगभग 50% मतलब 45.91% उत्पादन अकेले राजस्थान ने किया है पूरे देश के अंदर। ठीक है, तो शीर्ष जो 5 जो अपने हैं ऊन के उत्पादक राज्य, उनमें पहला नंबर आता है राजस्थान का, दूसरा आता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर ने 23% लगभग उत्पादन किया है। उसके बाद गुजरात लगभग 6%, उसके बाद महाराष्ट्र लगभग 4% और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसने भी लगभग 4% का योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी जान लेते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? वो स्थित है बीकानेर के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ? बीकानेर के अंदर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन है वो कहाँ होता है? वो होता है जोधपुर में, फिर बीकानेर में, फिर नागौर में, और जो सबसे कम होता है वो होता है झालावाड़ के अंदर। ठीक है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कौन सी जगह स्थित है? ये है आपके जोधपुर के अंदर, सेंट्रल है, ये सेंटर का बोर्ड है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कौन सी जगह पे? बीकानेर के अंदर। अब आप बोलोगे सर सारी चीज़ें यहीं स्थापित करवा देंगे क्या? तो भाई जहाँ पर उत्पादन होगा वहीं पर तो संस्थाएं लगेंगी। अब ऐसी जगह पर लगा दो, ले जाके आप झालावाड़ के अंदर लगा दो, फिर यहाँ से चीज़ें उठा के झालावाड़ ले जाओ, वहाँ पे उनका प्रयोगशाला के अंदर विश्लेषण हो, तो झालावाड़ के अंदर विकास ही क्या करेंगे जब भेड़े ही नहीं है तो। चलो आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के अंदर चोकला, मगरा और नाली, ये जो भेड़ें हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसके अलावा मालपुरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी, इन नस्लों से जो ऊन प्राप्त होती है उसकी दरियाँ बनाई जाती हैं। मतलब उतनी अच्छी नस्ल की ऊन नहीं है जितनी कि दूसरी भेड़ों की ऊन है, तो ये दरी वरी बनाने के काम में आ जाती है, कारपेट वगैरह बनाने के काम में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आर्टिकल आपकी समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। तो दोस्तों अब ये चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि हाल ही में कुछ स्ट्रीट वेंडरों को उदयपुर के अंदर इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया गया है, और जिसकी चर्चा खुद सीएम गहलोत साहब ने की है। तो जिस चीज़ की चर्चा यदि सीएम खुद कर रहे हैं तो वो तो आपके राज्य स्तरीय एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था इसको लेकर आने का, इस योजना को लेकर आने का, वो था कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मतलब जो गली में खड़े होते हैं लोग, गरीब लोग जो गली में खड़े होकर अपना काम धंधा करते हैं, छोटा मोटा टिक्की वाले, चिक्की वाले, इस तरह के लोग होते हैं। जब कोरोना आया तो उनका क्या हुआ? पूरा धंधा ख़त्म। धंधा ख़त्म तो वो तो हुआ ही हुआ, और जो उनके पास छोटे मोटे ठेले ठाले थे वो भी कोरोना की मार के कारण क्या हुआ? बेचने पड़े उनको, और उन्होंने बेच दिए। अब जब कोरोना हटा, जब कोरोना की जो पाबंदियां थी वो हटी, मार्केट के अंदर लोग लौट के आए, तो उनके पास वो चीज़ें थी ही नहीं जिन पर दोबारा से वो बिज़नेस शुरू कर पाते अपना। तो उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया कि आप 50,000 रुपये बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के, किसी भी बैंक से उधार ले सकते हो, ऋण ले सकते हो। तो ये थी आपकी शहरी क्रेडिट कार्ड पूरी योजना। ठीक है, अब अपन इसको टेक्निकल शब्दों को देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से क्या है? शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर को विकसित किया जा सकेगा। अब स्वरोजगार ये 50,000 रुपये मिल जाएंगे तो अपना भैया वही मोदी जी ने कहा था पकौड़े समोसे बनाने की, बनाओ आराम से बैठ के, और तो क्या ही रोजगार होगा इनसे। और उसके अंदर प्रावधान क्या है? प्रावधान ये है कि बिना गारंटी के, बिना ब्याज के 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा सकेगा, मतलब ऋण आप प्राप्त कर सकते हो। और 18 से 40 वर्ष के युवाओं को ही यह के लिए ही यह प्रावधान है। ऐसी बात नहीं है आप 10 साल के हो पहुँच गए, आप बूढ़े हो एकदम 70 साल के पहुँच गए। लेकिन ये मुझे लग रहा है इस 40 की या 60 वर्ष होना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 40 वर्ष तक के ही लोग बिजनेस या धंधा या काम धंधा नहीं करते हैं, और ऊपर वाले भी करते हैं। हाँ, 60 वर्ष से ऊपर के लोग कम ही करते हैं। तो दोस्तों इसके लाभार्थी जो होंगे वो होंगे स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार और औपचारिक सेवा व्यापार से जुड़े लोग। औपचारिक सेवा व्यापार वो होता है जैसे आज काम मिला, कल नहीं मिला, परसों फिर से मिल गया, फिर से नहीं मिला, तो इस तरह का सेवा क्षेत्र होता है, वो औपचारिक क्षेत्र होता है। ठीक है,
तो दोस्तों आगे देखते हैं ऋण का भुगतान दोबारा लौटकर किस तरह से किया जाएगा। तो ऋण का जो भुगतान है वो 12 किस्तों में किया जाएगा, मासिक। मतलब आप महीने के हिसाब से कितने की किस्त आएगी वो देख लो। महीने के हिसाब से लगभग 4,500 की या 4,200 की किस्त आएगी। उसको आप भरते रहना, लौटाते रहना, कोई बड़ी किस्त नहीं, आप आराम से लौटा सकते हो। इसके पुनर्भुगतान में स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब इसके पुनर्भुगतान में और अधिकारी हैं वो भी सहयोग उत्पन्न, मतलब सहयोग करेंगे भैया, जितना हो सकेगा उतना तो करेंगे ही करेंगे कि जाओ भैया जमा करो इसको। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ऋण का जो भुगतान है उसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हो। यूपीआई मतलब फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह जो है आपके पास, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंक जाके वहाँ पर ही भुगतान करके आना पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आर्टिकल आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। तो हमारा अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है सौर ऊर्जा संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीन की स्थापना हुई है। तो आप बोलोगे सर इससे पहले क्या राजस्थान के अंदर सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीनें नहीं थी? नहीं भैया, मशीनें तो थी लेकिन सौर ऊर्जा से संचालित नहीं थी। ये सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः 100% सोलर एनर्जी डिपेंडेंट है ये। ठीक है, इसीलिए सौर ऊर्जा पर निर्भर पहली है। ठीक, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी कही है बिछीवाड़ा ब्लॉक डूंगरपुर के अंदर। बिछीवाड़ा ब्लॉक डूंगरपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। यह संयंत्र जो है वो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, मतलब राजीविका एक ऐसी संस्था है जो राजस्थान के अंदर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करती है। ग्रामीण आजीविका का जो विकास है उसके क्षेत्र में कार्य करती है। इसका प्रमुख काम यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का विस्तार करना। ठीक है, तो राजीविका से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित किया गया है इस सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीन को, जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, तो इससे क्या होगा भैया दोस्तों? तो देखो, इससे ये होगा कि एक तो महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण आएगा। महिलाएं अपना काम धंधा करेंगी, बिजनेस करेंगी तो आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। ठीक है, और दूसरा, राजीविका की ओर से 2 और स्थानों पर जल्दी सैनिटरी नैपकिन बनाने का कार्य और शुरू किया जाएगा। मतलब राजीविका के माध्यम से सोलर एनर्जी बेस्ड 2 और प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक, अब अपन आगे देख लेते हैं कि विशेष में कि और विशेष क्या है डूंगरपुर के बारे में अभी जो राजीविका कर रहा है। तो डूंगरपुर जिले में ही राजीविका के सहयोग से राजस्थान की महिलाओं के द्वारा पोल्ट्री जो है हैचरी, उसकी स्थापना की गई है। ये पहली पोल्ट्री हैचरी है महिलाओं द्वारा संचालित राजस्थान की। ठीक है, महिलाओं के द्वारा संचालित जो पोल्ट्री हैचरी है, मतलब जो मुर्गी पालन है, वो पहला है राजस्थान के अंदर। सहयोग कौन कर रहा है? राजीविका। ठीक है, कौन सी एनजीओ के द्वारा लगाई गई है या कौन से संगठन के द्वारा लगाई गई है? तो ये जो हैचरी है वो किरण राजीविका क्लस्टर संगठन आसपुर की महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही है। इनके द्वारा इसको लगाया गया है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो दोनों ही फैक्ट याद रखना, आपके प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन कहाँ स्थापित की गई है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किसके सहयोग से स्थापित की गई है। तीसरा प्रश्न, जो आपकी पोल्ट्री हैचरी है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, राजस्थान की पहली राजीविका के सहयोग से संचालित। ठीक है, और किस संगठन के द्वारा की गई है। तो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से वनडे एग्जाम के लिए। अब अपन चलते हैं आगे की न्यूज़ पे। तो दोस्तों आगे की न्यूज़ पे जाने से पहले हम राजीविका को समझ लेते हैं। हमने राजीविका की बहुत बात की, यहाँ पर राजीविका ने ये किया, वहाँ पर राजीविका ने वो किया। तो दोस्तों राजीविका का जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। मतलब राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का विकास करने के लिए परिषद। इसके नाम से यही हो रहा है ना कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का विकास करने के लिए एक परिषद। अब आजीविका का विकास कैसे किया जाएगा भैया? स्वरोजगार के माध्यम से, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से। ठीक है, तो इसकी स्थापना थी वो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2010 में स्वायत्त परिषद के रूप में। मतलब सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं रहेगा, ये स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है। यह समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों का संचालन करती है। जो मैंने अभी आपसे बोला कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के विकास के लिए परिषद। ठीक है,
यह सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से क्या करती है, कार्य करती है। मतलब अपने नुमाइंदे कहीं नहीं भेजेगी, आप खुद जाइए तो आपको राजीविका हेल्प करेगी। मतलब यदि आपका एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, आप जाओगे राजीविका के पास तो वो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं खुद मुख्यमंत्री। अब जब स्वयं मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष हैं तो बताइए ये स्वायत्त परिषद तो होगी, बिना किसी के हस्तक्षेप के तो कार्य करेगी ही करेगी। चलो दोस्तों ठीक है, अपन चलते हैं अपने न्यूज़ आर्टिकल की तरफ अगले की। तो हमारा जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है, तो राजस्थान के अंदर 3 और नए पैनोरमा को स्थापित किया गया है। तो पहला पैनोरमा जो है वो अमराजी भगत जी का है, जो लोक देवता हैं, उनका पैनोरमा है। कहाँ बनाया गया है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। केसरी सिंह बाराहट जी का पैनोरमा है, वो कहाँ बनाया है, वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। पन्ना धाई जी का पैनोरमा है, वो है उनके पैतृक गांव पांडोली में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो अपन अब चलते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ कि हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल क्या कहता है। तो ये कह रहा है बच्चों की डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट तैयार होगी। तो दोस्तों ये जो इनिशिएटिव है ये पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट तैयार होगी। इससे क्या होगा कि यदि किसी का डिजिटली पूरा हेल्थ का जो आपका हिस्ट्री है वो यदि ऑनलाइन उपलब्ध होगी, तो देखिए अगर कोई बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हुआ, अगर वो बीमार हुआ तो उसकी पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री है वो एक जगह पर होगी। इससे क्या होगा, इससे जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं उनको ये पता रहेगा कि पहले इन बीमारियों से ग्रसित रहा है, तो अभी जो बीमारी दिख रही है हो सकता है वो इन बीमारियों का ही लक्षण हो, या इस बीमारी के इलाज में ये औषधियाँ दी गई हैं, ये दवाइयाँ दी गई हैं, तो इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट जो है वो हो सकता है। तो इससे क्या है कि जो फालतू फंड के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चों के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो नहीं होंगे। डॉक्टर को सीधा पता रहेगा कि इसकी मेडिकल हिस्ट्री ये रही है, इसको ये उपचार दिया गया है, तो वो अपना जो इलाज है वो प्रॉपर तरीके से दे पाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। तो यह बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की एक योजना है जिसके अंतर्गत श्री गंगानगर जिले में बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड, कौन से जिले में, श्री गंगानगर जिले में। तो दोस्तों अभी ये श्री गंगानगर जिले के अंदर ही हो रहा है, केवल यहाँ पर सफल होने के बाद ये पूरे राजस्थान के अंदर लागू किया जाएगा। ठीक है, तो श्री गंगानगर जिले में बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार किए जाएंगे। इन कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ही पता चल जाएगा कि बच्चे कौन सी बीमारी हुई, कब हुई और क्या उपचार दिया गया था उसको। ठीक है, यह कार्ड अभी स्वस्थ गंगानगर मिशन के तहत बनाए जा रहे हैं। मतलब केवल गंगानगर में बनाए जा रहे हैं, गंगानगर के जिला स्तरीय प्रोग्राम है अभी ये, अभी वहाँ सफल हो जाएगा तो इसको पूरे राजस्थान में राज्य स्तरीय प्रोग्राम के रूप में लागू किया जाएगा। तो गंगानगर में इस मॉडल के सफल होने के बाद पूरे राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा, यही अपनी आगे वाली लाइन बोलती है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आर्टिकल आपके समझ में आया होगा। वैसे उससे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, लेकिन वो आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कल वो जब वो राजस्थान स्तर पर लागू होगी तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और तब फिर वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल है वो है स्कॉच अवार्ड्स। वैसे जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है आपका स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको स्टेट अवार्ड के बारे में ही बता दिया जाता है कि स्कॉच अवार्ड क्या है। ठीक है, और स्कॉच सम्मेलन है वो क्या है। तो स्कॉच जो अवार्ड है उनकी स्थापना हुई थी 2003 के अंदर। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है वो दिया क्यों जाता है, तो ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि जो संस्थाएं, जो परियोजनाएं, जो लोग भारत को एक राष्ट्र के रूप में बेहतर बनाने की सोच के साथ में कार्य कर रहे हैं या बेहतर बनाने की ओर कार्य कर रहे हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। मतलब एक राष्ट्र के रूप में भारत को आगे ले जाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, जिन जिन परियोजनाओं के माध्यम से, जिन जिन लोगों के माध्यम से, जिन जिन संस्थाओं के माध्यम से, उन परियोजनाओं को, उन लोगों को, उन संस्थाओं को यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्यों प्रदान किया जाता है या किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो सुशासन के लिए। यदि आप सुशासन इस तरह का रख रहे हो जिससे भारत एक राष्ट्र के रूप में आगे जा रहा है, समावेशी विकास, तकनीकी योगदान, डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन के लिए,
कॉरपोरेट सेवा के लिए, नागरिक सेवा के लिए एवं सशक्तिकरण के अन्य मुद्दों के लिए यदि आप कार्य कर रहे हो, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हो, दलितों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हो, वंचितों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हो, तो इस तरह का मतलब एक राष्ट्र के रूप में भारत को आप निखारने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको स्कॉच अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि स्कॉच सम्मेलन 2022 जो हुआ था उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी स्टेट ऑफ BFSI एंड PSU। इसकी थीम को याद कर लेना। वैसे तो आपसे जो पूछेंगे वो रिपोर्ट के बारे में पूछेंगे, राजस्थान के बारे में ही पूछेंगे, नेशनली और इंटरनेशनली इसको टच नहीं करेंगे, नेशनली बिल्कुल नहीं करेंगे। राजस्थान का आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपसे राजस्थान के बारे में ही पूछेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसकी थीम क्या थी? स्टेट ऑफ BFSI एंड PSU। ठीक, अब हम अपन बात कर लेते हैं इसके जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 आई है उसके बारे में। तो यह वार्षिक रिपोर्ट है। किस तरह की रिपोर्ट है? वार्षिक। राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटती है। पहली है आपकी स्टार, मतलब 1 से 5 टॉप रैंकर हैं वो स्टार राज्य कहे जाएंगे। ठीक है, परफॉर्मर, जो 6 से 10 रैंक वाले हैं राज्य हैं उनको परफॉर्मर बोलेंगे। कैचिंग अप, जो 11 से 15 के बीच में उनको कैचिंग अप बोलेंगे। और अगले हैं आपके वो हैं ट्रेल ब्लोजर, मतलब ट्रेल ब्लोजर हैं उसमें जो शेष जो बचे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं लगातार अपने आप को बेहतर करने का, आगे आने का, वो ट्रेल ब्लोजर कहलाएंगे। ठीक है भाइयों बहनों, आगे चलते हैं अपन। इसमें अब राजस्थान की स्थिति को अपन देख लेते हैं कि राजस्थान ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। इसके अंदर राजस्थान की स्थिति क्या रही है। तो जो गवर्नेंस है पहले उसके बारे में देख लेते हैं, फिर स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के बारे में देख लेंगे, फिर परिवहन श्रेणी में देख लेंगे कि राजस्थान ने इन तीनों अलग अलग श्रेणियों में किस किस तरह से व्यवहार किया है, किस किस तरह से अपने आप को स्थापित किया है। तो दोस्तों जो मैंने आपको पीछे बताई थी, देखो जो किस किस क्षेत्र में क्यों प्रदान किया जाता है, सुशासन के लिए, समावेशी विकास के लिए, तकनीकी के लिए, तो ये अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे कोई राज्य है वो सुशासन में आगे है तो समावेशी विकास में पीछे है, कोई समावेशी विकास में आगे है तो तकनीकी में पीछे है, कोई तकनीकी में आगे है तो नागरिक सेवा में पीछे है। तो इस तरह के हिसाब से दिए गए अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग जो श्रेणियां बताई हमने, अलग अलग राज्य अलग अलग श्रेणियों में अव्वल है। ठीक है, तो अपन सिर्फ राजस्थान के बारे में जाने कि राजस्थान कौन से जो श्रेणी है उसमें कौन सी जगह पर स्टैंड करता है, बाकी अपन को दूसरे किसी भी राज्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो गवर्नेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए राजस्थान 15वें पायदान से सीधा तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। मतलब इससे पहले जाएं आप गवर्नेंस के क्षेत्र में तो 15वें नंबर पर आता था और अभी कौन से पे आ रहा है? तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, राजस्थान ने इसमें कुल 20 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं, जिसमें से 8 में गोल्ड है और 12 में सिल्वर है। ठीक है, राज्य की परियोजनाओं के बारे में बात कर लें, परियोजना लेवल पे क्या किया है। ये गवर्नेंस था, ये परियोजना लेवल है, ये स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा है, और ये परिवहन श्रेणी है। ठीक है, तो गवर्नेंस की श्रेणी में क्या है, 15वें पायदान से कहाँ पहुँच गए? तीसरे पे। परियोजनाओं में क्या है, अपन ने 78 परियोजनाओं को स्कॉच ने अवार्ड ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना है, जिसमें से 8 को अत्यधिक प्रभावशाली और 12 को प्रभावशाली माना था। ठीक है, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा। मतलब स्वास्थ्य की श्रेणी में, सामाजिक न्याय की श्रेणी में, सामाजिक सुरक्षा की श्रेणी में और आवास श्रेणी में, इस श्रेणी में कौन सी जगह रहा राजस्थान? ये रहा आपका शीर्ष स्थान पर। ठीक है, और परिवहन की श्रेणी में राजस्थान लगातार सुधार वाली श्रेणी में रहा। मतलब अंतिम जो चौथी श्रेणी थी उसमें रहा, लगातार सुधार की ओर अग्रसर रहा। तो दोस्तों यहाँ आज का हमारा राजस्थान विशेष न्यूज़ डिस्कशन होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले न्यूज़ डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।